हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की तुलना की थी कि कौन शक्तिशाली और कौन कम शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली और कौन कम शक्तिशाली। तो कल हमने ये देखा कि प्रशासन क्षेत्र में तो अमेरिका का राष्ट्रपति शक्तिशाली और विधायी क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ज़्यादा। तो दोनों की बात को तुलना करते हुए आखिर में हमने निष्कर्ष में यही कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति न तो कम है न ज़्यादा है। इसी तरीके से ब्रिटिश का प्रधानमंत्री न तो कम है न ज़्यादा है। तो किसी बातों के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल, किसी बातों के लिए ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पावरफुल, किसी बात के लिए किसी विषय पर अमेरिका का राष्ट्रपति शक्तिहीन और किसी बात के लिए ब्रिटिश का प्रधानमंत्री शक्तिहीन। इसलिए दोनों की तुलना में ये पाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति न कम और ज़्यादा और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री भी कम और ज़्यादा। तो कल हमने ये बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति पावरफुल है। अमेरिका के मंत्रिमंडल का कोई पावरफुल नहीं थे और जो राष्ट्रपति कहे वही मंत्रिमंडल को करना पड़ता था। लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग किस तरीके से ये पावरफुल मंत्रिमंडल भी पावरफुल बना, किस तरीके से बने और किस प्रकार से उनका उदय हुआ मंत्रिमंडल का, किस तरह से उनकी रचना हुई, ये हम आज पढ़ेंगे। तो है इसमें राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल, इसमें अमेरिकी संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। यानी कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, यानी कोई व्यवस्था थी नहीं मंत्रिमंडल की। इस संबंध में संविधान में यही उल्लेख है कि राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभागों से संबंधित विषयों पर लिखित राय ले सकता है। अतः वर्तमान समय में मंत्रिमंडल का जिस रूप में विकास हुआ है वह संवैधानिक परंपरा पर आधारित है। यानी जब मंत्रिमंडल का उदय नहीं हुआ था उस समय सारा कार्य प्रशासन के क्षेत्र में सारा कार्य राष्ट्रपति करता था, लेकिन किस तरीके से मंत्रिमंडल का उदय हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मंत्रिमंडल का उदय। अमेरिका में मंत्रिमंडल का उदय। संविधान निर्माता ये अवश्य ही अनुभव करते थे कि राष्ट्रपति को अपने कार्य संचालन में मंत्रणा की आवश्यकता हो सकती है। यानी राष्ट्रपति जो कार्य करे राष्ट्रपति, उनके लिए मंत्रणा करने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति होनी चाहिए। ये आवश्यकता हुई। वे ये आशा करते थे कि राष्ट्रपति सीनेट से विचार परामर्श कर सकेगा। यानी पहले ये सोचा गया था कि वो राज्यसभा, सीनेट यानी राज्यसभा से वो परामर्श वगैरह कर सकेगा, लेकिन ये बात आगे चलकर वो सही नहीं रही गई। इसी विश्वास से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य ने प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने अमेरिका के मूल निवासियों से संबंधित विषय पर सीनेट से परामर्श मांगा, लेकिन सीनेट सदस्यों का रुख कुछ ऐसा था जैसा सलाह देने का काम उनके लिए गौरवपूर्ण न हो। यानी सीनेट ने भी ये कहा कि कोई सलाह देना कोई गौरवपूर्ण नहीं है, मंत्रिमंडल का निर्माण होना चाहिए। तो सलाह ली किससे? सीनेट से। बाद में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से किन्हीं विषय पर परामर्श लेने का प्रयत्न किया, किंतु यहाँ पर भी उसे निराश होना पड़ा। यानी पहले तो सीनेट से सलाह लेना, तो सीनेट भी उसमें कोई ज़्यादा क्या कहते हैं उनको ज़्यादा रुचि नहीं लगी कि क्या परामर्श देना। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति लेने लगा तो उसमें भी निराशा हुई कि सर्वोच्च न्यायालय क्या सलाह देना। तो ये सब अपने अपने हिसाब से निराश होने लगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी ऐसे कानून मामले पर अपने विचार प्रकट करने से इनकार कर दिया। यानी सर्वोच्च न्यायालय को पता है कि कानून क्या है,
उनकी वो जांच करेगा, लेकिन कानून के प्रकट करने की को वो इनकार कर दिया कि क्या कानून वगैरह वो सब आप कीजिए, मैं तो जांच करने के लिए हूँ। तो परामर्श लेने के बाद परामर्श अगर हाँ कह दे ये सर्वोच्च न्यायालय, तो फिर बाद में वो झूठा पड़ जाएगा, जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा, इसलिए ये इनकार कर दिया, जो कि उनके सामने मुकदमे के रूप में नहीं आता था। यानी मुकदमे के रूप में तो वो उनका कार्य है सर्वोच्च न्यायालय का कि मुकदमा है तो उनका फैसला करना, लेकिन ये राष्ट्रपति की सलाह देना वो उसके विषय में नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अतः राष्ट्रपति ने अपने नीचे के विभागीय अध्यक्षों से सलाह परामर्श लेना शुरू कर लिया। पहले राष्ट्रपति उनके विचारों को लिखित रूप में मांगता था, बाद में वह इसकी बैठकें बुलाने लग गया और इस प्रकार अमेरिका में मंत्रिमंडल नामक संस्था का उदय हुआ। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया सलाह देना, सीनेट ने ज़्यादा रुचि नहीं ली, तो उन्होंने परामर्श जो विभाग के अध्यक्ष थे, मंत्रिमंडल उनके अध्यक्ष थे, उनसे सलाह लेना शुरू कर दिया। पहले तो लिखित रूप से लेने लगा, फिर बाद में बैठक बुलाने लगा और उनसे सलाह लेने लगा। तो यही एक मंत्रिमंडल नामक एक संस्था का उदय हुआ। जिस तरीके से सलाह और ये बैठक बुलाने लगा और वार्तालाप एक दूसरे का सहयोग लेने लगा, तो उस समय से मंत्रिमंडल का उदय हुआ। अब है मंत्रिमंडल की रचना। मंत्रिमंडल की रचना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा। राष्ट्रपति वाशिंगटन के प्रथम मंत्रिमंडल में तत्कालीन 4 विभाग के प्रधान ही थे, यानी 4 ही विभाग थे, लेकिन तब से आवश्यकता अनुसार कांग्रेस के द्वारा यानी संसद के द्वारा नवीन विभागों की स्थापना की गई। 1973 में गठित मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12 हो गई। यानी शुरू में कितनी थी? परिवर्तन करने में शुरू में उनकी सिर्फ 4 मंत्रिमंडल की संख्या रखी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 1973 में उस मंत्रिमंडल की संख्या 4 से बढ़कर 12 कर दी गई। प्रत्येक सचिव या मंत्री को $34,000 वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। यानी मंत्रिमंडल जो भी जीत के आता था उनको मनोनीत करते थे। हमारे यहाँ तो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2, भारत में लोकसभा में 2 जो भी है आंग्ल इंडियन, उनको 2 लोकसभा में मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो कला, शिक्षा और संस्कृति में बहुत ही निपुण हो उनको वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो लोगों द्वारा जीते हुए नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल को मनोनीत किया जाता था, लेकिन इससे सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। यानी सीनेट यानी राज्यसभा इनकी स्वीकृति होनी चाहिए कि जिस मंत्रियों को मनोनीत किया वो सही माने। सीनेट इनके मनोनयन पर स्वीकृति देने से बहुत कम इनकार करती थी। यानी सीनेट कहती है कि कोई बात नहीं, हमें सलाह देनी पड़ती है, इसलिए मंत्रिमंडल अपना आप सलाह देगा, इसलिए वो इनकार नहीं करती थी। क्योंकि राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति की पसंद से ही होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति के पसंद के मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, तो उनको पता है कि उनके पसंद के तो वो सही कार्य ही करेंगे। सीनेट ने अब तक केवल 7 बार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नामजदगी को अस्वीकार किया, जिन्हें अपवाद भी कहा जा सकता है। यानी सीनेट ने कभी मना ही नहीं किया कि जैसे राष्ट्रपति के पसंद के है वही मंत्रिमंडल को स्वीकार किया, लेकिन एक अपवाद है कि 7 मंत्रिमंडल को उन्होंने मना कर दिया था, वो अपवाद कहा जा सकता है। राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन में बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल के साथियों का चयन करने में उनके द्वारा अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है? सर्वप्रथम है वह अपने दल, समर्थकों और मित्रों को प्रसन्न करने के लिए
उनमें से कुछ को सचिवों के रूप में नियुक्त कर देता है। यानी राष्ट्रपति की एक बात है कि उनके जो समर्थक है, उनके जो पसंद के हैं, उनको सचिव बनाया जाता है, दूसरों को मंत्री बनाया जाता था। दूसरा है, उससे कुछ बड़े राज्यों जैसे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स में अवश्य ही एक एक मंत्री चुनना होता है। यानी बड़े बड़े राज्यों में न्यूयॉर्क वगैरह, पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स में भी उन्होंने राष्ट्रपति ऐसे ऐसे में राज्यों को मंत्री अवश्य बनाता था, क्योंकि वो बड़े राज्य हैं। राष्ट्रपति के द्वारा विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके कुछ सदस्य भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता था। यानी कोई राष्ट्रपति का विरोध दल, जो उनका विरोधी दल दूसरा दल है, जैसे डेमोक्रेटिक है तो रिपब्लिक के कुछ मंत्रियों को लिया जाता ताकि उनकी अवहेलना ना कर सके या इनके खिलाफ नहीं जा सके। जैसे कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों थियोडोर रूजवेल्ट और ट्रम्प ने अपने युद्ध मंत्रियों की नियुक्तियां रिपब्लिक दल में से की थी। यानी वो खुद तो था, ये जो रूजवेल्ट वगैरह डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेकिन उन्होंने कई मंत्रियों को रिपब्लिक दल से भी ली ताकि रिपब्लिक दल के मंत्री बनाए तो उनके खिलाफ नहीं जाए और सरकार ना गिर जाए। और रिपब्लिकन राष्ट्रपति हूवर ने अटॉर्नी जनरल के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य को नियुक्त किया था। यानी हूवर ने भी अटॉर्नी जनरल को डेमोक्रेटिक पार्टी, वो रिपब्लिकन था लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को नियुक्त एक मंत्री को नियुक्त किया था। इस प्रकार एफ.जी. रूजवेल्ट ने 1940 में दो प्रसिद्ध रिपब्लिकन नेता स्टमसन फ्रैंक नॉक्स को युद्ध मंत्री तथा नौसेना मंत्री नियुक्त किया गया था। जनवरी 1997 में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के बाद बिल क्लिंटन ने अपने मंत्रिमंडल में एक रिपब्लिकन सीनेटर विलियम कोहिन को नियुक्त किया और उन्हें सुरक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन महायुद्ध के बाद का चलन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेने का है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसका कांग्रेस में अभाव हो। प्रशासनिक अनुभव या विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी मंत्रियों का चुनाव किया जाता है। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग धंधे व मजदूर आंदोलन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव आमतौर पर होता ही रहता है, क्योंकि ये भी व्यापार वगैरह उनको भी चुनाव होते हैं जो ये दबाव समूह की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये मंत्रिमंडल की ऐसी रचना हुई। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि रचना इस तरीके से हुई, राष्ट्रपति और पावरफुल था पहले और मंत्रिमंडल की उदय और रचना हुई। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की स्थिति और राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में संबंध। इसमें अमेरिका का पढ़ रहे हैं बच्चों। मंत्रिमंडल की स्थिति के संबंध में विलियम आवर्ट टॉप्स ने लिखा है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा पर या राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है। इसका कोई विविध या संवैधानिक आधार नहीं है। इनके अस्तित्व का आधार केवल परंपरा है। यानी पहले उदय में पढ़ा ही हमने कि पहले मंत्रिमंडल को बुलाया गया, फिर बाद में उनसे काम सौंपा गया, उनसे सलाह लेने लगे, फिर उनको बैठक बुलाने लगे। इस तरीके से उदय हुआ। फिर रचना हुई कि 4 मंत्रिमंडल थे, फिर बाद में अपने पसंद के 12 मंत्रियों का चयन करने लगा। तो इस तरीके से परंपरा के अकॉर्डिंग मंत्रिमंडल का चयन हुआ। यदि राष्ट्रपति
मंत्रिमंडल का अंत करना चाहे तो वह ऐसा भी कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल की स्थिति राष्ट्रपति के साथ बदलती रहती है। अनेक राष्ट्रपतियों ने मंत्रिमंडल को कोई महत्व नहीं दिया और वे इसे गौण स्थिति में रखते हैं। जैक्सन, ग्रांट, विल्सन व रूजवेल्ट ऐसे ही राष्ट्रपति थे। जैक्सन मंत्रिमंडल की बैठकों को अनावश्यक समझता था, यानी बैठक लेता भी नहीं था, क्योंकि ये जैसे भारत में देखो संसदीय व्यवस्था है और हमारे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चयन होता है। इसलिए हमारी ये परंपरा नहीं है। शुरू से जैसे संविधान बना और जैसे चुनाव हुए तो हमारे शुरू से ही ये संविधान सभा में कर दिया था कि मंत्रिमंडल होगा, प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ये सब बातें पहले से की गई थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति था, धीरे धीरे उदय हुआ उनका और रचना की गई। इसलिए मंत्रिमंडल का बैठक का कोई अनावश्यक था, जैक्सन कह रहा था, क्योंकि उनका उदय राष्ट्रपति ने ही किया था। और इसी प्रकार उनके 2 वर्ष तक मंत्रिमंडल की बैठक ही नहीं की। राष्ट्रपति ग्रांट मंत्रिमंडल के सदस्यों को सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट समझता था, जिसका काम राष्ट्रपति की आज्ञा को पालन मात्र था। यानी कुछ तो कह रहे थे, ये जो राष्ट्रपति ग्रांट कह रहा था कि मंत्रिमंडल सिर्फ ये राष्ट्रपति की आज्ञा का पालन करने वाला एक संगठन है, बाकी कुछ भी नहीं है। विल्सन मंत्रिमंडल के सदस्यों को साधारण कर्मचारी से अधिक नहीं समझता था। यानी विल्सन जो राष्ट्रपति था वो भी कह रहा था कि ये साधारण से मंत्रिमंडल कर्मचारी की तरह कार्य करे हमारे नीचे, बाकी कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति एफ डी रूजवेल्ट पहले खुद निर्णय लिया करते थे और उसकी सूचना मंत्रिमंडल को दिया करते थे। यानी रूजवेल्ट भी पहले निर्णय खुद लेता था, फिर बाद में मंत्रिमंडल को देता था। वो जरूरी नहीं समझा था, क्यों कि मंत्रिमंडल का उदय राष्ट्रपति ने ही किया था। इसके विपरीत कुछ राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल को पर्याप्त महत्व दिया गया। राष्ट्रपति क्लीवेलैंड मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रसन्न रखते थे और बुचानन, हार्डिंग और कुलीज मंत्रिमंडल के सदस्यों को पर्याप्त महत्व देते थे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मंत्री महत्व नहीं देता था, कोई महत्व भी देता था। अब वर्तमान में साधारणतया सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक अवश्य होती है। अब मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति के संबंध में पहले स्थिति तो मंत्रिमंडल की ऐसी थी, अब मंत्रिमंडल से संबंध, क्योंकि अब हर सप्ताह में एक बार बैठक होती है। युद्ध तथा अन्य संकट के समय अधिक बैठकें बुलाई जा सकती है। इन बैठकों में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों से विचार विनिमय करते हैं और इसकी कार्रवाई गुप्त ही रखी जाती है। राष्ट्रपति प्रशासनिक दृष्टि से भी सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल से परामर्श लेने को बाध्य नहीं है। यानी प्रशासन क्षेत्र में वो बाध्य नहीं है सलाह लेने के लिए। वह जिस विषय पर परामर्श प्राप्त करना चाहे उन्हीं विषयों के विचारों के लिए प्रस्तुत करता है। यानी हर विषय के लिए वो जरूर नहीं, जो समझे वही सलाह ले सकता है। निर्णय करने में मत लेने का नियम कम है और यदि मत लिए भी जाए तो राष्ट्रपति के लिए बहुमत की बात माननी जरूरी है। यानी राष्ट्रपति जो कहेगा वही निर्णय माना जाएगा, नियम माने जाएंगे। यदि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य राष्ट्रपति को एक ही प्रकार का परामर्श दे तो राष्ट्रपति इससे ठुकरा सकता है। इसका मतलब मंत्रिमंडल की स्थिति राष्ट्रपति के सामने ज्यादा पावरफुल नहीं है। राष्ट्रपति लिंकन ने ऐसा ही किया था। एक बार लिंकन मंत्रिमंडल के सभी 7 सदस्यों ने राष्ट्रपति के प्रस्ताव का विरोध किया तो राष्ट्रपति ने कहा 7 मत विपक्ष है और 1 पक्ष में, इसलिए प्रस्ताव में पक्ष के निर्णय हुआ। देख लो, 7 के विपक्ष है इसलिए मेरा पक्ष 1 है, इसलिए जो मैंने कहा वही निर्णय माना जाएगा। इस संबंध में निर्णायक बात यह है कि प्रशासन का अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है और मंत्रिमंडल के सदस्यों का काम राष्ट्रपति के आदेशों का पालना करना मात्र है। यदि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऐसा न कर सके तो उससे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने आदेशों का पालन न
करने वाले मंत्री को पदच्युत भी कर सकता है। और व्यवहार में देखा जाए कि निर्बल राष्ट्रपति को भी शक्तिशाली मंत्री को पदच्युत करने में कोई कठिनाई नहीं होती। राष्ट्रपति आर्थर ने सरलता से मिस्टर ब्लेन से छुटकारा पा लिया था। यद्यपि ब्लेन राष्ट्रपति के दल का बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति था, राष्ट्रपति विल्सन ने अपने शक्तिशाली मंत्री ब्रायन को पदच्युत कर दिया गया था। ब्रोगन ने इस बारे में टिप्पणी की कि जिस प्रकार राष्ट्रपति की तनिक सी इच्छा मंत्रिमंडल को मनाती है, उसी प्रकार तनिक सी इच्छा उससे हटा भी सकती है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनेक बार राष्ट्रपति अनेक विभागों के प्रमुखों के बजाय अपने निजी मित्रों और औपचारिक परामर्शदाता पर अधिक निर्भर करता है। और राष्ट्रपति जैक्सन ने अपने कुछ विश्वास परामर्शदाता थे जिन्हें सामूहिक रूप से किचन कैबिनेट या प्रासाद रक्षक कहा जाता था। विल्सन पर कर्नल हाउस का जितना प्रभाव था उतना मंत्रिमंडल के अन्य किसी सदस्य का नहीं। नवीन आर्थिक नीति को अपनाते समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कुछ ऐसे परामर्शदाता थे जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, किंतु उन पर राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से भी अधिक विश्वास करते थे। राष्ट्रपति निक्सन के प्रथम कार्यकाल में डॉक्टर हेनरी किसिंगर राष्ट्रपति के जितने निकट थे उतना मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य नहीं था। और वर्तमान समय में भी मंत्रिमंडल की अपेक्षा राष्ट्रपति का व्यक्तिगत सहायक वर्ग अधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंध के आधारभूत तथ्य राष्ट्रपति की सर्वश्रेष्ठता है। इस संबंध में लास्की ने कहा है कि राष्ट्रपति कुछ सीमा तक सारे राष्ट्र का प्रतीक होता है और यही कारण है कि जब तक अपने पद पर रहता है तब तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता है। यद्यपि मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति की प्रभुता है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन का अधिकांश कार्य विभागों के प्रमुख द्वारा ही किया जाता है और अमेरिकी मंत्रिमंडल की अपनी उपयोगिता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है तो मंत्रिमंडल नाम मात्र का है, सिर्फ राष्ट्रपति का पावर है। जो राष्ट्रपति कहे वही निर्णय होगा। 7 मंत्री हो, 12 मंत्री हो, सारे खिलाफ हो जाए तो भी राष्ट्रपति अपना मत देकर उनका निर्णय पूरा वही सही माना जाएगा। और खास उनका है मंत्रिमंडल में सदस्य, उनको भी वो बर्खास्त कर सकता है। इस प्रकार से हमने बच्चों आज राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का उदय और रचना और मंत्रिमंडल की स्थिति और राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में संबंध पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे अमेरिका और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना। ठीक है बच्चों, बाय।